तो ये कहानी है एक ढोंगी संत की, जिसमें एक ढोंगी संत का जुनून एक खूबसूरत वेश्या के लिए हद से ज्यादा बढ़ जाता है और इससे इनकी लाइफ के एल लग जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम रंगपुर नाम के एक गांव को देखते हैं। इस गांव में एक पुजारी है जो अपनी पीढ़ी का 5वां वंशज है। उसने पूरे गांव पर अपने फर्जी कर्मकांड और ढोंगी परंपरा की ऐसी चादर फैला रखी है कि लोगों को इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। लोग इसके अंधे भक्त हैं और जो भी कुछ वो धर्म के नाम पर बकता है वो पत्थर की लकीर बन जाता है। ये ढोंगी संत किसी मंदिर का पुजारी होने के लिहाज से बहुत ही रसूख वाला है। पालकी में चलता है, अजीबोगरीब रीति रिवाज के नाम पर महिलाओं का शोषण करता है। इसके खुद के इजाद किए गए अजीब अनुष्ठानों में से एक नमूना ये है कि जब भी किसी की मौत हो जाती है तो भूत पिशाचों को शांत करने के नाम पर ये गांव की कुंवारी लड़की को बिना कपड़ों के करके लाश पर बैठाकर उस लड़की का शोषण करता है। गांव के लोग भी इतने जाहिल हैं कि उसके कर्मकांडों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस गांव में लाल बत्ती नाम की एक जगह है जो कि असल में एक वेश्यालय है, जहां पर कई सारी लड़कियां रहती हैं जो खुद के जिस्म को बेचकर गुजारा करती हैं। इन्हीं लड़कियों में एक है बसंती, जो कि काफी समय से यहाँ पर रहती है और सभी वेश्यालयों में सबसे फेमस है। इसी पर गांव के पुजारी भुवन पंडा की भी नजर है। वो छुप कर लाल बत्ती आता है, जहाँ पर वो हर बार अपने लिए बसंती को ही चुनता है। असल में वो एक बहसी है और जब भी वो किसी लड़की के साथ सोता है तो उसे बुरी तरह मारता है। एक दिन नया शख्स चंदन मिश्रा इस गांव में आता है। चंदन एक डाकिया है जो डाक घर से रिटायर हो चुके डाकिया की जगह लेगा। पहली बार जब चंदन लाल बत्ती में चिट्ठियां पहुंचाने जाता है तो पुराना डाकिया उसे एक खास हिदायत देता है कि वो कोशिश करे कि उसे वो चिट्ठियां पढ़कर ना सुनानी पड़े। लेकिन जब चंदन लाल बत्ती जाता है तो लड़कियां उसके भोलेपन की वजह से उसे बड़ा परेशान करती हैं। बसंती के मजबूर करने पर उसे चिट्ठियां पढ़कर सुनानी पड़ती हैं। कुछ चिट्ठियां तो नटखट बातों से भरी होती हैं, तो कुछ एक परिवार वालों की इमोशनल बातों से भरी होती हैं। एक चिट्ठी में किसी लड़की की माँ पूछती है कि उसके पापड़ उद्योग का काम कैसा चल रहा है। घर में थोड़े पैसों की जरूरत है, वो मन लगाकर काम करे। जाहिर है कि इन लड़कियों के घर वालों को पता ही नहीं है कि ये क्या करती हैं। पुराना डाकिया लड़कियों की इन भावनात्मक मजबूरियों की वजह से उनकी चिट्ठियां न पढ़ने की हिदायत देता था कि कहीं उसका उनमें से किसी के साथ लगाव न हो जाए। पुराना डाकिया एक अनुभवी आदमी है और अच्छे से जानता है कि किसी वेश्या से प्रेम केवल जिंदगी बर्बाद करता है। उसने खुद शादी नहीं की थी, पर अपनी जवानी में वो लाल बत्ती के चक्कर लगाया करता था। एक दिन भुवन पंडा का वफादार सेवक और गांव के थाने का एसआई एक आदमी को पीटते हुए उसके पास लेकर आता है। इस आदमी की गलती बस ये थी कि वो संतान प्राप्ति के लिए किसी फकीर के पास चला गया था और इस गुस्ताखी की सजा पंडा ने ये सुनाई कि 2 साल तक उसे अपनी सारी कमाई पंडा को अर्पण करनी होगी। ये सुनकर वो गिड़गिड़ाता है कि ऐसा करने से उसका पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। तो पंडा इस समस्या से बचने के लिए उसे दूसरा रास्ता बताता है कि इससे बचने का एक ही तरीका है कि 2 सालों तक हफ्ते में 2 बार अपनी पत्नी को उसके पास भेजना ही होगा, नहीं तो वो उसका जीना हराम कर देगा। इधर चंदन अक्सर लाल बत्ती में चिट्ठियां पहुंचाया करता है और कई लड़कियों और उनके यहाँ पर काम करने की मजबूरियों को बहुत अच्छे से जानता है। इन्हीं में से एक लड़की है बसंती, जिसकी सभी तारीफ करते हैं, जो यहाँ पर पहली बार अपनी गोद में एक बच्चे को लेकर आई थी। वो कोठे की सबसे खूबसूरत वेश्या है। एक दिन जब गांव के मंदिर में काली पूजा हो रही थी तो बसंती पूजा करते हुए देवी की मूर्ति को छू लेती है और इस पर भुवन पंडा उसे गालियां बकता है और उसे घसीटते हुए बाहर फेंकवा देता है। इसके हिसाब से ये एक वेश्या की सजा है। इसके मुताबिक उसने देवी की मूर्ति को छूकर अपवित्र कर दिया है। जहाँ पर नया डाकिया चंदन भी होता है और भुवन पंडा के ऐसा करने पर वो उसका पूरे गांव वालों के सामने विरोध करता है और कहता है कि वो एक तरफ तो देवी की पूजा करता है और दूसरी तरफ एक औरत की इज्जत नहीं करता। हालांकि भुवन पंडा उस समय डाकिये को कुछ नहीं कहता, पर पूरे गांव वालों के सामने उसके कर्मकांडों पर उठाए गए सवालों की चिंगारी को वो गांव में फैलने से पहले ही खत्म कर देना चाहता है और इसके लिए उसके पास आजमाए हुए नुस्खे हैं। वो पूजा करने के बाद रात के अंधेरे में लाल बत्ती पहुंचता है और डाकिया का बदला बसंती से लेता है, क्योंकि चंदन ने गांव के सामने उसका विरोध किया था। भुवन पंडा बसंती को बुरी तरह मारता है और उसका शोषण करता है। अगले दिन गांव का एक लोकल आदमी जो डाक घर में उसके साथ काम करता है वो चंदन को समझाता है कि उसे भुवन पंडा से माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि वो गांव का बड़ा ही रसूख वाला है। उससे पंगा लेना उसकी जान को खतरे में डाल सकता है, लेकिन चंदन ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद जब चंदन को पता चलता है कि पंडा ने लाल बत्ती जाकर बसंती को बुरी तरह से मारा पीटा है और उसका शोषण किया है, इसलिए वो बसंती की खातिर अपने आत्म सम्मान को किनारे रखकर पंडा से माफी मांग लेता है। इस घटना के थोड़े समय बाद ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पहले के जैसे नॉर्मल हो गया है।
आजकल चंदन बसंती और उसकी बेटी के साथ काफी समय बिताता है। गांव में इन दोनों के साथ बिना किसी की परवाह किए घूमता। बसंती ने भी ऐसा पहली बार महसूस किया था जैसा उसने किसी भी आदमी के साथ फील नहीं किया था। चंदन दूसरों से अलग था। उसमें उसके साथ कोई सोने की चाहत नहीं थी। चंदन उसकी और उसकी बेटी के साथ भी हमदर्दी रखता है, पर यहाँ लाल बत्ती में कई ऐसे कस्टमर आते हैं जिन्हें डाकिया की बसंती के साथ बढ़ती नजदीकियों से काफी दिक्कत है, और इस बारे में भुवन पंडा के वो कान भरते हैं कि उसकी चुनी हुई वेश्या का गांव के डाकिये के साथ चक्कर है। और उस दिन पंडा गुस्से में लाल बत्ती पहुंचता है क्योंकि डाकिया ने उसके ऊपर भरी सभा में लांछन लगाया था और उसके कर्म कांडों पर तीखे सवाल उठाए थे। तो आखिर कैसे वो बसंती को चंदन के साथ घूमते फिरते बर्दाश्त कर सकता था। उस दिन वो बसंती के साथ बदसलूकी करता है जो उसके साथ हमेशा करता था। एक मामूली से डाकिये ने जिस दिन बगावत शुरू की थी, उसी दिन से गांव के कई लोगों में पंडा के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत आ गई थी। एक शाम गांव के कुछ लोग जिनका धंधा ही दलाली करना है, वो एक ऐसी जोड़ी को पकड़ कर लाते हैं पंडा के पास जिन्होंने एक ही गोत्र में शादी कर ली थी। हालांकि दोनों की शादी कानूनी तौर पर जायज है और दोनों के परिवार को भी इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अब शादी के कुछ महीनों बाद जब लड़की गर्भवती हो चुकी है, तब कुछ दलाल इस शादी को अवैध घोषित करके इनसे पैसे निकलवाना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि भुवन पंडा कोई रकम निर्धारित करता, गांव का मुखिया पंडा को चैलेंज करता है और इस शादी में कुछ भी गलत न होने की बात करता है। और जब लोगों में इसके प्रति समर्थन दिखता है तो भुवन पंडा शादी को सही मानकर उन लोगों को वहां से भेज देता है। लेकिन बाद में सुनसान रास्ते से जा रहे इस शादीशुदा जोड़े को भुवन पंडा अपने चेलों से बुरी तरह से पिटवाता है और उस जोड़े समेत गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लाल बत्ती में बसंती के नाम पर चिट्ठी आती है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने बसंती को चिट्ठी लिखी है, इसलिए ये सभी जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर किसने बसंती के लिए चिट्ठी लिखी है। लेकिन इस चिट्ठी में भेजने वाले का नाम नहीं है, क्योंकि इनको पढ़ना लिखना नहीं आता, इसीलिए इन चिट्ठी को पढ़ने का काम चंदन नहीं करता। लेकिन बसंती समेत उन तमाम लड़कियों को उस चिट्ठी लिखने वाले की लेखनी समझ में नहीं आती, और उनके हिसाब से तो वो आदमी चिट्ठी लिखने में इतना दिमाग खपाने की बजाय थोड़े से ही पैसे में उसके साथ सोकर अपनी तमन्ना पूरी कर सकता था। लेकिन ये भी सच था, चिट्ठी लिखने के अंदाज से ऐसा लगता था जैसे वो आदमी कोई पढ़ा लिखा सभ्य सज्जन है, जो कि केवल काम वासना का भूखा नहीं है। चिट्ठी में इमोशन और प्यार भी है। इसके बाद तो कई चिट्ठी बसंती के नाम आती हैं, जिसे पढ़ने का काम चंदन ही करता है। और जब जब वो चिट्ठियां पढ़ता है तो बसंती को लगता है कि वो सारी फीलिंग जो चिट्ठी में लिखी है वो सब चंदन की अपनी भावनाएं हैं। पर चंदन तो केवल चिट्ठी पढ़ने का काम करता है, ये फीलिंग चंदन की नहीं है। और बसंती ने चंदन को अपना गुप्त प्रेमी मान रखा है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि उसे कौन चिट्ठियां लिख रहा है। उसके तो सैकड़ों ग्राहक हैं, न जाने किसको वो इतनी भा गई, लेकिन उसे तो चंदन अच्छा लगता है। मन ही मन वो उससे प्यार करती है, इसलिए उसके साथ प्यार के सपने भी देखा करती है। पर जब वो सपने से जागती है तो उसे इस बात पर रोना आ जाता है कि उसकी किस्मत में किसी का प्यार पाना नहीं लिखा। इधर जब भुवन पंडा को पता चलता है कि कोई आदमी उसकी चुनी हुई वेश्या को प्यार भरी चिट्ठियां लिख रहा है, तो इससे उसे कोई खास तकलीफ नहीं होती। उसे लगता है कि कम से कम इन चिट्ठियों की वजह से वो डाकिये के भड़कावे से दूर तो रहेगी। लेकिन एक दिन उसका दिमाग तब खराब हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वो अनजान प्रेमी उससे शादी करने की बात लिख रहा है और उसकी बेटी को भी उसके साथ ले जाना चाहता है। और ये तो पंडा के लिए एक बुरी खबर है, और अगर ऐसा हो गया तो उसे बसंती से हाथ धोना पड़ेगा और इसके जैसी कोई दूसरी ढूंढने के लिए काफी तपस्या करनी पड़ेगी, और फिर उसकी लालसा कैसे पूरी होगी। ऊपर से अगर वैश्य शादी करने लगे तो समाज में संतुलन कैसे बनेगा। इसलिए पंडा एक उपाय निकालता है। इससे पहले वो अनजान प्रेमी बसंती से शादी करने के लिए गांव में आता, वो खुद एक सभा का आयोजन करता है। वो ऐलान करता है कि इस गांव पर भारी विपदा आने वाली है। देवी ने उसके स्वप्न में आकर कहा है कि अगर रंगपुर की किसी वेश्या ने शादी कर ली तो पूरे गांव में सूखा और महामारी फैल जाएगी। वो कहता है कि अगर कोई वेश्या का प्रेमी है तो उसे मेरे शिष्यों के साथ मिलकर ढूंढो। बसंती के अनजान प्रेमी ने शादी की तारीख भी चिट्ठी में लिख दी है। वो लाल बत्ती आएगा और हमेशा के लिए उसको ले जाएगा। बसंती इस बात से खुश तो है कि वो लाल बत्ती से हमेशा के लिए चली जाएगी और उसकी बेटी तितली का भविष्य बेहतर होगा। उसकी बेटी कभी वेश्या नहीं बनेगी। लेकिन बसंती अंदर से दुखी भी है, क्योंकि उसे चंदन से अलग होना पड़ेगा। वो जानती है कि चंदन से उसका प्यार एक तरफा है, लेकिन एक बार वो अपने प्यार का इजहार उसके सामने करना चाहती है, ताकि उसे पूरे जीवन इस बात का अफसोस ना रहे कि उसने अपने दिल की बात उससे कही नहीं। इसलिए वो ये जानते हुए भी कि चंदन उसे रिजेक्ट कर देगा, वो डाक घर में उससे मिलने पहुंच जाती है और अंधेरे में खड़े चंदन से अपने दिल की बात कह देती है।
बसंती कहती है कि उसे अपना चेहरा ना दिखाए और अंधेरे में ही खड़ा रहे, क्योंकि उसे अंजाम मालूम है। वो उसके दुत्कार किए जाने से पहले उसका हाव भाव देखना नहीं चाहती और वो अपने प्यार का इजहार कर देती है। लेकिन जब वो डाकिया रोशनी में आता है तो वो देखती है कि ये चंदन नहीं है बल्कि पुराना डाकिया है। बसंती को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो वहां से चली जाती है। लेकिन अब भुवन पंडा की घोषणा के बाद पूरा गांव इतनी दहशत में है कि पता नहीं कब किसी वैश्या का प्रेमी घोषित करके मार दिया जाएगा। इसलिए लोग लाल बत्ती जाना ही बंद कर देते हैं। पूरा कोठा वीरान ही हो जाता है। बसंती की शादी की जिद ने उसके जैसे दूसरी वेश्याओं को मुसीबत में डाल दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना फैसला नहीं बदलती, क्योंकि शादी का फैसला उसने अपनी बेटी के लिए किया है। बसंती की शादी की तय तारीख से पहले जब भुवन पंडा लाल बत्ती आता है तो वो सोचता है कि फिर से मार पीट कर वो बसंती पर काबू पा लेगा, लेकिन इस बार वो बड़ी गलती कर देता है। वो उसकी बेटी तितली के लिए गलत बोलता है। वो कहता है कि उसकी बेटी तितली भी उसी तरह एक वेश्या बनेगी, और ये सुनकर बसंती का गुस्सा फूट पड़ता है। पंडा को कभी प्रतिरोध की आदत नहीं थी, इसलिए बसंती की आक्रामकता से वो घबरा जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। पर ये तो साफ है कि वो लाल बत्ती को छोड़ेगा नहीं, बदला जरूर लेगा। अब वो दिन भी आ जाता है जब बसंती का वो अनजान प्रेमी आने वाला है। बसंती किसी दुल्हन की तरह सस्ती है। हालांकि गांव में डर का माहौल इतना है कि किसी का लाल बत्ती आना बहुत मुश्किल है, पर बसंती को भरोसा है कि उसका अनजान प्रेमी उसके लिए यहाँ पर जरूर आएगा। और देखते ही देखते दिन ढल जाता है। काफी इंतजार के बाद भी वो लाल बत्ती नहीं आता। बसंती को ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी उस अनजान खत से बदलने वाली है, पर उसने शायद कुछ ज्यादा ही किस्मत से उम्मीद लगा रखी थी। अगले दिन पुराना डाकिया बसंती से मिलने आता है और उसे बताता है कि जो गुमनाम प्रेमी बनकर तुम्हें चिट्ठियां लिखा करता था वो नया डाकिया चंदन था। कल रात लाल बत्ती आने से पहले उसने भुवन पंडा को चैलेंज किया था। तब उसके गुंडों ने उसके बहुत मारा पीटा और पंडा ने खुद चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। चंदन ने उसकी आंखों के सामने दम तोड़ा और मरते हुए वो तुम्हारा ही नाम ले रहा था। तब बसंती अपनी मांग में चंदन के नाम का सिंदूर लगाती है और फिर उसे अपने माथे से पोंछकर अपनी चूड़ियां तोड़ देती है, जैसे वो उसकी विधवा हो। और पूरी लाल बत्ती और गांव के उन लोगों के साथ जो गांव को भुवन पंडा से आजाद करना चाहते हैं, वो सब बसंती के साथ उसके मठ पहुंचते हैं और गांव वालों की मदद से देवी के सामने ही भुवन पंडा और उसके चेलों का वध कर देती हैं। उसने देवी के त्रिशूल से घोंप घोंप कर भुवन पंडा का वध कर डाला। जब पंडा मर गया तो उसके कुछ अनुयायियों ने उसकी लाश को ठीक उसी की तरह पालकी में बैठाया जैसे वो जिंदा रहते हुए उसकी सवारी किया करता था। ये इस बात का प्रतीक है कि भुवन पंडा तो मर गया, लेकिन उसके जैसे हजारों अभी भी जिंदा हैं, जो समाज में कर्मकांड और रीति रिवाजों की पालकी उठाए हुए हैं। बाद में पुराना डाकिया चंदन के वादे का मान रखते हुए बसंती और उसकी बेटी तितली को गांव से कहीं दूर ले जाता है, जहां पर तितली का उज्जवल भविष्य होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि इस मूवी की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।